हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी आपके लिए लेकर आ गया है अर्थशास्त्र का एक और नया टॉपिक, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे कि भारत में कृषि का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है और कृषि के लिए कहाँ कहाँ से वित्त प्राप्त होता है, यानी ऋण प्राप्त होता है। इसके साथ साथ जो भारत की अर्थव्यवस्था की जान है, एमएसएमई, ठीक है, जिसको एमएसएमई कहते हैं, यानी माइक्रो, मीडियम और स्मॉल उद्योग क्या होते हैं, ठीक है, उनकी पूंजी क्या होती है। इससे तमाम सारे प्रश्न विगत वर्षों में बने हैं और आगे बनने की संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं, देर ना करते हुए। लगभग 50-55 क्वेश्चन लगे हुए हैं और जो क्वेश्चन करंट से रिलेटेड हैं उनको करंट से जोड़ा गया है। समझ में आई बात? यानी कि आप देख रहे होंगे कि टीजीटी पीजीटी ये निचोड़ सीरीज चल रही टॉपिक वाइज, चूंकि आपके एग्जाम की डेट बढ़ती जा रही है, इसलिए जो मेरा भी है प्रैक्टिस सेट वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करने का मजा 10-15 दिन पहले से होता है। ये नहीं कि पूरा 1 महीना पहले से प्रैक्टिस सेट करवाया जाए। तो उस पर काम चल रहा है फिलहाल। ये भी प्रैक्टिस ही है, क्योंकि टॉपिक वाइज अगर आप कवर कर लेते हैं तो पूरी तरह से सिलेबस आपका कवर हो जाता है, कुछ भी छूटता नहीं है। और ये एग्जाम टाइम एकेडमी की अपनी विशेषता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि आज इस टॉपिक से कौन कौन प्रश्न रखे गए हैं। कृषि एवं कृषि वित्त तथा उद्योग, ठीक। आइए, पहला ही क्वेश्चन है कि कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है मतलब क्या है? कृषि की सहायता के लिए ऋण प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो आप देखेंगे नाबार्ड है, भारतीय रिजर्व बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, सहकारी बैंक है, ठीक है। तो एकदम 100% आप पढ़े होंगे, ठीक। कौन सी है? नाबार्ड। कौन सी संस्था है? नाबार्ड, ठीक है। अब हम नाबार्ड के बारे में कुछ कुछ चीजें जान लेते हैं। समझ में आई बात? जैसे नाबार्ड, बताइएगा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? 1982 में हुई है। लेकिन यदि डेट भी दे दे आपको कि डेट भी बताइए, तब क्या आप लिखेंगे? तब लिखिएगा 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 में, ठीक है। अब देखिए, अगर पूछ ले इसका मुख्यालय कहां है, मुख्यालय, तो मुख्यालय है मुंबई में। कहां है? मुंबई, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, ग्रामीण शाख का संचालन करना, औद्योगिक शाख का संचालन करना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, इसका मुख्य कार्य क्या है? ग्रामीण शाख का संचालन करना, ठीक है, ग्रामीण शाख का संचालन करना। तो 3 चीजें अभी आप जान गए। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है, ठीक। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह क्या करता है? ग्रामीण शाख का संचालन करता है, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, यानी कृषि के लिए वित्त प्रदान करता है। कह रहा है कि नाबार्ड ऋण प्रदान करता है कृषि क्रियाओं के लिए, कृषि क्रियाओं व ग्रामीण विकास के लिए, हस्तशिल्प व अन्य शिल्प के लिए। तो ये सभी क्रियाएं ग्रामीण से संबंधित हैं, इसलिए यह सभी के लिए क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। इसलिए हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। बड़े ध्यान से समझिए और सारी चीजें आपको समझ में आएगी। मतलब नाबार्ड से एक भी प्रश्न गलत
नहीं होने की संभावना है। आइए फिर बात करते हैं कि नाबार्ड की मुख्य भूमिका है, वही कार्य ही पूछ रहा है फिर से। आरबीआई के प्रतिनिधि के रूप में ग्रामीण साख संचालन, ये प्रश्न फिर से पूछा गया होगा इसलिए 2 बार टाइप है, ठीक है। वही ग्रामीण साख संचालन, ग्रामीण साख संचालन। आगे फिर है कि नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है, जनता को ऋण प्रदान करता है, जनता के जमाएं स्वीकार करना, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना, सरकारी प्रतिभूतियों में सौदा करना। अब देखिए इस प्रश्न का आंसर आप सोच के लगाइए। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन लगेंगे जो सही है, लेकिन एकदम से सही कौन सा है उस पे आपको टिक करना है, जल्दी बताइएगा। तो देखिएगा ये जो सी ऑप्शन है इसमें ज्यादा चीजें समाहित है, ठीक है। यानी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना, मतलब नाबार्ड डायरेक्ट ऋण प्रदान नहीं करता है, ठीक है। इन बैंकों को सहायता देता है कि यह ग्रामीण लोगों को वित्त प्रदान करें यानी ऋण प्रदान करें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपाय कृषि वस्तु संबंधी स्थिरीकरण नीति के अंतर्गत आता है, ठीक। हाँ, अगर आपके पास घटना चक्र होगी तो इस प्रश्न का आंसर गलत वहां दिया था, ठीक। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि, समुचित समर्थन मूल्य, बीजों की अधिक उपज वाली किस्मों का अपनाया जाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना। कह रहा है कृषि वस्तु संबंधी स्थिरीकरण का मतलब, स्थिरीकरण मतलब मूल्य स्थिरीकरण से है, तो समुचित समर्थन मूल्य, इसी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप कह सकते हैं, MSP निर्धारित करना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक, न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको कहते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक किसान क्रेडिट कार्ड योजना में किसानों को ऋण नहीं प्रदान करता, किसानों को ऋण नहीं प्रदान करता। देखिएगा नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्य बैंक या सहकारी बैंक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा किसान क्रेडिट कार्ड पहले तो जान लीजिए KCC 1998 में आया है। कब आया है? 1998 में आया, ये भी पूछ लिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड। एक और KCC किसान कॉल सेंटर है, KCC ये किसान क्रेडिट कार्ड है, ये वाला ये है किसान कॉल सेंटर, ठीक है। ये 2004 में आया है। ये 1551 आप डायल करके कृषि से संबंधित किसी भी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। ये KCC 1998 में आया है। कह रहा है कि कौन ऋण प्रदान नहीं करता। देखिए नाबार्ड डायरेक्ट ऋण नहीं देता है, इन बैंकों के माध्यम से देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड, नाबार्ड, ठीक है ना जी। प्रश्न नंबर 7। तो इसके साथ साथ आपको ये सारे प्रश्न भी पता चल गए। कह रहा है कि निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से लघु उद्योग पर किसमें अधिक जोर दिया गया है। लघु उद्योगों पर किस औद्योगिक नीति में सबसे अधिक जोर दिया गया है। प्रश्न नंबर है 8, ठीक है। तो 1948 औद्योगिक नीति, यह प्रथम औद्योगिक नीति है। क्या है? प्रथम औद्योगिक नीति। ये भी प्रश्न आ सकता है, औद्योगिक नीति, ठीक है। बाकी 1956 औद्योगिक नीति, 1977 ये नई औद्योगिक नीति से कहते हैं। क्या कहते हैं? नई औद्योगिक नीति, या मनमोहन और नरसिंहा राव औद्योगिक नीति भी कहते हैं इसको, ठीक है। लघु उद्योगों पर सबसे अधिक जोर दिया गया 1977 वाली में। किसमें? 1977। प्रश्न नंबर 8, ठीक। आगे कह रहा है कि सबसे अधिक संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला राज्य कौन सा है। तो आप जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है। और सबसे ज्यादा कृषि अगर प्रधानता देखी जाए, मैदान का विस्तार देखा जाए, तो उत्तर प्रदेश में है।
और जोतें छोटी छोटी होने से कारण उत्तर प्रदेश में कृषि लाभदायक नहीं है। जैसे पंजाब में जोतें बड़ी बड़ी हैं, हरियाणा में बड़ी बड़ी हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में देख लिया जाए तो जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ जोत छोटी छोटी है, इसलिए यहाँ के किसानों को हमेशा कृषि कार्यों के लिए ऋण लेना पड़ता है, जिसका सहारा किसान क्रेडिट कार्ड है। तो सबसे अधिक जनसंख्या होने के कारण, ठीक है, कृषि जोत छोटा छोटा होने के कारण, कृषि लाभकारी नहीं होने के कारण सबसे अधिक लोग कहाँ के ऋण लेते हैं? केसीसी के तहत उत्तर प्रदेश के। उसके बाद नंबर आता है दूसरा राजस्थान का। दूसरे नंबर पे कौन है? राजस्थान है। क्लियर हो गई बात? आगे, करण निम्नलिखित में से किस फसल को हरित क्रांति का लाभ उपलब्ध नहीं हुआ? ठीक है, तो हरित क्रांति की अगर बात मैं करूं, आ गई है बात हरित क्रांति। ठीक है, भारत में यह आती है 1967-68 में योजना अवकाश के तहत। योजना अवकाश के तहत आती है। इसका संबंध किससे है? कृषि से है, कृषि से है, या इसे खाद्यान्न उत्पादन भी कहते हैं, खाद्यान्न उत्पादन। ये सब प्रश्न बन रहे हैं आपको। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व में जनक की बात करें, विश्व में जनक है कौन? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, भारत में जनक है, भारत में जनक EMS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन, ठीक है, EMS स्वामीनाथन। यह कृषि क्रांति पहली बार पंजाब में लागू हुई। कब? पंजाब में। कहां लागू हुई? पंजाब में लागू हुई। और खरीफ की फसल पर, सबसे पहले किस फसल पर? खरीफ की फसल पर। सबसे ज्यादा फायदा इसको हुआ है गेहूं और चावल को। ठीक है, इसके बाद बाजरा और मक्का को भी फायदा हुआ है। गेहूं, किसको फायदा नहीं हुआ? तिलहन को। किसको फायदा नहीं हुआ है? तिलहन को। अब यहां मैं आपको और बता देता हूं, क्रांति की बात आई ही है तो कुछ आप विशेष क्रांतियों को जान लीजिए। ठीक है, विशेष क्रांतियों को जान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। जैसे नीली क्रांति, पहले आप जवाब दीजिएगा। नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन, या कभी कभी इसको लिख देता है समुद्री उत्पादन। समुद्री उत्पादन मतलब पानी में से कोई भी जीव का निकालने का काम हो, खाने पीने का काम हो, तो उसे हम मत्स्य उत्पादन के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे देखिएगा। इसके बाद दूसरी का क्रांति श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति की अगर बात करें तो यह दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। ठीक है, पीजी कुरियन इससे संबंधित है। कुरियन, पीजी कुरियन इससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड भी इससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड भी इससे संबंधित है। ठीक है, इसके बाद भूरी क्रांति, ये भी इंपॉर्टेंट है। भूरी लीक से हटकर है। भूरी क्रांति भूरी क्रांति की अगर मैं बात करूं तो यह उर्वरक है, उर्वरक उत्पादन, उर्वरक उत्पादन से। उसी तरह से रजत क्रांति है, रजत क्रांति है अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन जान रहे हैं, अंडा उत्पादन, इसको शाकाहारी कह कहकर बहुत सारे लोग खाने लगे, पंछी फल भी कहते हैं इसको। ठीक है, पीली क्रांति,
आप जान रहे हैं पीली क्रांति, तो तिलहन से है, तिलहन, सरसों, सूरजमुखी, ये सब के फूल कैसे होते हैं? पीले होते हैं, इसलिए इसी से जोड़ा गया है। कृष्ण क्रांति, देखिएगा कृष्ण क्रांति की अगर बात करें, कृष्ण क्रांति की बात करें तो ये बायोडीजल या एथेनॉल कह सकते हैं, एथेनॉल। समझ में आ रही बात? इसके बाद एक और ले लीजिए, लाल क्रांति, टमाटर और मांस, लाल क्रांति टमाटर और मांस से है, मांस उत्पादन, ठीक है। सुनहरी क्रांति, ये भी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, सुनहरी क्रांति, फल उत्पादन से है, सुनहरी। फिर क्या है? बादामी मसाला, बादामी क्रांति किससे है? मसाला से। इस समय मसाला जान रहे हैं हर चीज में, यहां तक कि सब्जी तक में भी ठंडे मसाले नहीं डाले जा रहे हैं, सब गरम मसाले का यूज हो रहा है। इंद्रधनुष, ये सभी क्रांतियों से संबंधित है। इस तरह से जो महत्वपूर्ण क्रांति थी मैंने उस पर चर्चा कर दिया। अब आइए नेक्स्ट, कह रहा है औद्योगिक अच्छा ठीक है, औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से भारत के किस राज्य का स्थान प्रथम है? जल्दी से बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति के दृष्टि से किसका नंबर? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र, ठीक है। कौन प्रथम पे है? तो देखिएगा उत्तर प्रदेश में तो उद्योगों की स्थापना नहीं है, समझ में आ रही बात, क्योंकि यह कृषि क्षेत्र है। बिहार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा ही है। राजस्थान में इस तरह की बात हो रही है लेकिन अभी उतना विकास नहीं हुआ है। तो किसका नाम? महाराष्ट्र का नंबर सबसे आगे है। क्लियर? आपके यहाँ के कमाने कहाँ जाते हैं? दिल्ली, मुंबई, यही सब क्षेत्रों में, गुजरात, ठीक, क्योंकि वो औद्योगिक रूप से ज्यादा आगे हैं। कह रहा है कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही को चुनिए। भारत में भूमि की प्रति हेक्टेयर उपज अन्य देशों की उपज से कम है। हरित क्रांति से हमारा तात्पर्य पृथ्वी को हरी बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई जोतों पर सीमा से बाहर अर्थ जोत का न्यूनतम आकार है। सरकार की कृषि मूल्य नीति से सीमांत किसान बहुत अधिक लाभान्वित है। नहीं, पहला सही है, ठीक है। भारत में भूमि की प्रति हेक्टेयर उपज अन्य देशों की उपज से कम है, ठीक है। अभी देखिए चीन की बात ले लीजिए, चीन से हमारे यहाँ ज्यादा कृषि होती है लेकिन उपज के मामले में कम है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन पद्धति पर आधारित कृषि होती है। अगला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से भारत में बेरोजगारी के आकार में गिरावट आई है। भुगतान संतुलन की समस्या का निवारण हो गया है। निर्धन और समृद्ध वर्ग के बीच खाई भर गई है। बचत तथा निवेश की दरों में वृद्धि आई है, ठीक है। अगर बात करेंगे, अगर ये कूट बनाया होता, ठीक है, तो बेरोजगारी के आकार में गिरावट आई, ये भी सही होता, ठीक है। ये तो नहीं सही है, निर्धन और समृद्ध के बीच के खाई भर गई, ये भी नहीं सही है, लेकिन ए और डी दोनों सही होता। लेकिन अगर ये कूट नहीं बनाया है तो इसको ज्यादा सही करिए। बचत तथा निवेश की दरों में वृद्धि आई है। बचत तथा निवेश की दरों में वृद्धि आई है। बचत और निवेश बढ़ाने के प्रति लोग क्या हुए हैं? सजग हुए हैं, रुचि लिए हैं। क्लियर? कह रहा कि ग्रामों का मोक्ष कुटीर एवं लघु उद्योग में निहित है। यह कथन किसका है? ये इस बात को ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जी जो थे,
ठीक है, राष्ट्रपिता, वो भारत की जनसंख्या को देखते हुए वो मशीनीकरण का हमेशा विरोध करते रहे हैं। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जो आधुनिक युग की बात करते थे, मशीनों की बात करते थे, लेकिन महात्मा गांधी कहते थे कि नहीं, भारत का विकास अगर हो सकता है तो वो कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग लगाकर हो सकता है। और ये बात सही भी है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था टोटल लघु एवं कुटीर उद्योगों पर, वहां हर व्यक्ति अपना काम करता है, सरकार पे डिपेंडेंटता कम है, ठीक है। और भारत जैसे देश में आप जानेंगे कि सबसे अधिक लोग सरकारी नौकरी या सरकारी क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, अपना स्वयं का काम कम लोग स्टार्ट कर पाते हैं। हालांकि सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाई गई है, ठीक, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप कोई भी रोजगार चाहते हैं तो कर सकते हैं और घर बैठे अपने आप पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की सोच वाले भारत में रिस्क वाले लेने वाले कम लोग हैं। क्लियर? तो मैं ये कहता हूं कि पहले पढ़ लिख लीजिए, एक बार जोर आजमा लीजिए जब तक है समय, ठीक है। फिर आप ये सब करिए, निराश नहीं होना है कि नौकरी नहीं मिली तो हम क्या करें, नहीं। और 9th में जब आप पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से एक चैप्टर है जो बहुत मजेदार है कि मानव संसाधन के रूप में लोग, यानी कि आप पढ़ाई के साथ साथ कोई एक गुण अपने आप में विकसित करिए। अब चूंकि आप टीचिंग की लाइन में हैं, ठीक है, टीचिंग की लाइन में चूंकि ये आप जान रहे हैं क्लास आपकी स्पेशल है टीचिंग की, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तो नहीं, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टाइप 4, एलटी ग्रेड, तमाम सारे एग्जाम्स में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप केवल ये नहीं कि अच्छा ठीक है नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पढ़ा सकते हैं, 1-2 घंटा कहीं पढ़ा सकते हैं, इससे आपकी स्किल भी डेवलपमेंट होगा और घर पे आर्थिक बोझ भी कम हो जाएगा। और जान रहे हैं कि जब घर से पैसा लेना आप बंद कर देंगे तो ये लोग पूछना बंद कर देंगे कि बाबू बहन कब तक होई, ठीक है। यानी आप का प्रेशर एकदम कम हो जाएगा कि आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। 1-2 घंटा कहीं पढ़ा लीजिए, कोचिंग पढ़ा लीजिए, ठीक है, किसी विद्यालय में पढ़ा लीजिए, अपना सब्जेक्ट पढ़ाइए, ठीक है। ये नहीं कि अर्थशास्त्र और भूगोल है तो सामाजिक विज्ञान पढ़ा लीजिए, ठीक है, पता चले कि मैथ पढ़ाने लगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। क्लियर? तो ये कथन आप जान गए होंगे कि किसका होगा, महात्मा गांधी का। भारतीय कृषि के लिए निम्न में से कौन सा संस्थागत साख का स्रोत नहीं है? संस्थागत, देखिए एक होता है संस्थागत, एक होता है गैर संस्थागत। यहां से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, संस्थागत और गैर संस्थागत। संस्थागत में आपके आते हैं बैंक, जितने भी, ठीक है, नियमित बैंक हैं, जैसे व्यापारिक बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, ये सब क्या है? ये सब संस्थागत हैं। इनके ऋण देने का सिस्टम सही है, आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार है, यानी ये भाग नहीं सकते। लेकिन गैर संस्थागत की बात अगर करें, गैर संस्थागत, तो इनका कुछ भी गाइडलाइन नहीं, कुछ भी नियम कानून नहीं, इसलिए इनसे ऋण लेने वाला हमेशा ऋणी हो जाता है, हमेशा के लिए। जैसे क्या है? देसी बैंकर हैं, देसी बैंकर, महाजन, साहूकार, जमींदार, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब देसी बैंकर के रूप में है। तो देसी बैंकर से ऋण लेना ठीक नहीं है, इसीलिए पुराने जमाने में लोग सब कुछ खो बैठते थे, ठीक है। तो आप देखिएगा साहूकार और महाजन गैर संस्थागत हैं, बाकी सब संस्थागत है। कह रहा कि नीली क्रांति का संबंध किससे? अभी बताया गया है, चाय उत्पादन, सब्जी उत्पादन, समुद्री उत्पादन या वनस्पति, तो समुद्री उत्पादन से है। किससे है? समुद्री उत्पादन से है। तुरंत लगा के कमेंट करिएगा, और जो लोग कमेंट करते हैं बहुत मजा आता है। एक अनिल हैं, सरिता जी हैं, ठीक है, एक कोई अखंड हैं, और इससे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कह रहा है कि
नीली क्रांति का संबंध है, हाँ ये भी देखिए प्रश्न तो वही है लेकिन अंग्रेजी वाला इस्तेमाल कर लिया है शब्द। फूल उत्पादन, मुर्गी पालन, डेयरी नहीं, एक्वा कल्चर, पानी से रिलेटेड, ठीक है, पानी से संबंधित कृषि को क्या कहते हैं, एक्वा कल्चर कहते हैं। पानी में जो कृषि की जाती है, मतलब मछली पालन, झींगा पालन, अरे मछली पालन, झींगा तो एक अलग क्रांति हो जाएगी, ठीक है ना जी। आगे है कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा क्षेत्रफल का प्रयोग काफी उत्पादन के लिए करता है, यानी सबसे ज्यादा काफी किस राज्य में होती है, तो काफी कर्नाटक में होती है, आप जोड़ लीजिएगा, काफी कर्नाटक। दूसरा राज्य केरल है, ठीक है, केरल, इसके बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु। तो काफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, केरला में है। आगे कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अभी पूरी हरित क्रांति पर मैंने 8-10 क्वेश्चन आपको बता दिया है, तो जल्दी से बताइएगा। ए कुरियन, लाल बहादुर शास्त्री, एम एस स्वामीनाथन, तो एम एस स्वामीनाथन है। कौन है, एम एस स्वामीनाथन। कह रहा है कौन सी समिति ने 1972 में अपनी रिपोर्ट में राज्यों द्वारा कृषि जोत कर लगाने का सुझाव दिया था, राज्यों द्वारा कृषि जोत कर लगाने का सुझाव दिया था, कौन सी समिति थी, तो ये राज समिति थी। कौन सी, राज समिति। सोच लीजिए, किसान वैसे भी परेशान रहता है, जोत कर लगाने की बात इसने कर दी थी। कह रहा है कि भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी, पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी, जल्दी से बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है क्या, देखिए एक आध बार ब्लर हो जाता है ये, इसका कारण बस ये है कि कैमरे के सामने जब कोई कीड़ा आ जाता है तो इस तरह की चीजें होती हैं। 1991, 51, 52, 71, 71, 61, 62, 80, 81, तो 70, 71 में, किसमें, 70, 71 में पहली बार कृषि गणना हुई थी, ठीक है। वर्तमान में 21-22 में 11वीं, कौन सी, 11वीं कृषि जनगणना हो गई है। क्लियर, 11वीं 21-22 में हुई है। आगे 22वां क्वेश्चन, तेजी से बढ़िए भाई, 22वां। कह रहा कि सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम IAAP प्रारंभ हुआ था कब, 1965 में, 1963 में, 1964 में या 1966 में, जल्दी बताइएगा। हाँ, AAP 22वां सघन कृषि कार्यक्रम। पहले तो ये जान लीजिएगा, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो वही पूछ रहा है कब शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था, 1964 में। कब शुरू किया गया था, 1964 में। अगर यही क्या होता, सघन कृषि जिला कार्यक्रम होता, IADP, ठीक है, सघन कृषि जिला कार्यक्रम, सघन कृषि जिला कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1960-61 में, 1960-61 में। इसको भी आप जानिए। और इसके तहत कृषि को अच्छा करने के लिए उर्वरक, खाद, बीज, तमाम चीजों पर बात की गई। 1960 में सघन कृषि जिला कार्यक्रम और 1964 में सघन क्षेत्र कृषि कार्यक्रम चलाया गया था। आगे कह रहा कि औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान के लिए सुझाव देने के लिए गोस्वामी समिति नियुक्त की गई थी। गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता की समस्या को समाप्त करने के लिए। देखिएगा कब ये, क्या 1991 में, नहीं 1993 में। कब, 1993 में।
1991 की बात करें तो अभी मैंने बताया है ये नई औद्योगिक नीति आई है। 1993 में औद्योगिक रुग्णता को दूर करने की बात की गई। कौन सी समिति के द्वारा? गोस्वामी समिति। कभी कभी ये पूछ देगा कि गोस्वामी समिति किससे संबंधित है। 2 प्रश्न है यहाँ, 3 ठो मैंने आपको बता दिए। 1991 भी कह रहा कि 1990-91 की नई औद्योगिक नीति, देखिए उसी से रिलेटेड प्रश्न आ गए। आप एक बार पढ़ लीजिए, जो नहीं आए उन प्रश्नों पर क्या कर लीजिए, निशान लगाइए और नोट बना लीजिए। फिर देखिए कि सिलेक्शन होता कैसे नहीं है। यही सब है कि कहते ना कि बहुत सारे लोग दूसरे का नोट पढ़ते हैं। दूसरे का नोट आपके काम नहीं आएगा, ये 100% ले लीजिए। नोट दरअसल होता क्या है, नोट बहुत सारे लोग स्मार्ट तरीके से नहीं बनाते हैं। किताब में जो होता है वही सारी चीजें लिख लेते हैं, जबकि नोट बनाने का सही तरीका क्या होता है कि जो चीज आपको नहीं आती है आप उसका नोट बनाइए। ठीक है, जो चीज आपको नहीं आती आप उसका नोट बनाइए, जो चीज आ रही है उसका नोट मत बनाइए, वो वास्तव में नोट होता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति का नोट अलग अलग होता है। अगर सही तरीके से और पूरा किताबें लिखनी है तो फिर नोट क्या है, किताबें रख लीजिए। ठीक, हाँ, कह रहा है कि यह सम्मिलित नहीं था। लाइसेंस प्रणाली की समाप्ति, निजीकरण, विदेशी निवेश या संरक्षण। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा कि क्या नहीं था। तो मैं बता दूं, संरक्षण नहीं था, बाकी ये तीनों चीजें थी। ठीक है, एलपीजी, इसमें क्या है, एलपीजी। देखिए लिबरलाइजेशन इसे कहते हैं, लाइसेंस से छूट देकर इसको लिबरलाइजेशन कहते हैं। उदारीकरण, इसको क्या कहते हैं, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। निजीकरण, निजीकरण को क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। और जी मतलब विदेश से जब आय को हम अपने यहां निवेश करने की बात करेंगे, इसे कहेंगे ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसी को एलपीजी कहते हैं। ये तीनों चीजें थी, संरक्षण की संबंधित कोई बात नहीं थी। कह रहा कि नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, अभी मैंने बताया। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, जल्दी से बताइएगा। धीरे धीरे हम लोग कहां पहुंच रहे हैं, आधे क्वेश्चन पर लगभग पहुंच गए हैं। 1991 में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। 1900, इसी को मनमोहन नरसिंहा राव नीति भी कहते हैं। ये थे वित्त मंत्री और ये थे प्रधानमंत्री। उस समय अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा चुकी थी। इन्हीं की देन है कि जो इतने आगे आ गई। ठीक है, कह रहा है कि आय की असमानता दूर करने में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बड़े उद्योग, मध्यम उद्योग, निजी क्षेत्र, लघु एवं कुटीर। तो आय की असमानता को दूर करने की अगर बात की जाए तो लघु एवं कुटीर उद्योग, क्योंकि बड़े उद्योगों में बड़ी पूंजी लगती है, मध्यम उद्योगों में भी बड़ी पूंजी लगती है, तो छोटे छोटे उद्योग से आदमी आगे। टाटा बिरला के बारे में आप सुनेंगे, धीरू भाई अंबानी के बारे में आप सुनेंगे। ठीक है, तो इनको जब सुनेंगे तो ये लोग बहुत छोटे छोटे से बहुत आगे गए हैं। और भारत में बड़ी पूंजी निवेश करने के लिए बड़ा कुछ होना चाहिए ना, इसलिए छोटा निवेश करिए और आगे बढ़िए। कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत में लघु उद्योगों में निवेश की राशि की सीमा क्या है। तो मैं बता दूं, ये सब इस समय सारी चीजें गलत है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। 2025 में संशोधन जो हुआ है वो तो और खतरनाक हो गया है, 2025 के अनुसार। ठीक है, इसके पहले का भी मैं लिख देता हूं, इसके बाद का भी लिख देता हूं। ठीक है, 2025 देखिए, पहले मैं पहले का लिख देता हूं, बाद में बाद का लिख देता हूं। जो भी आपका आंसर आएगा वो आप सही मारिएगा। ठीक है, जैसे सूक्ष्म की बात करें, यस, सूक्ष्म की बात करें, सूक्ष्म
की बात करें तो क्या था, पहले 2025 से पहले 10 करोड़ का निवेश था और 50 करोड़ का टर्नओवर था। 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर एक साल में, तो उसे हम कहेंगे सूक्ष्म। ये पहले था, लेकिन अब इसी को बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दिया गया है और टर्नओवर 10 करोड़ का किया गया है। 2025 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया सूक्ष्म का, 2.5 करोड़। ढाई ही करोड़ मत लीजिए, 1 मिनट रुकिएगा, 250 करोड़ कर दिया गया है। और ये जो 50 करोड़ का था, इसको 1 मिनट, 5 करोड़ का ये था, इसको 10 करोड़ कर दिया गया। अच्छा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कितना हो गया है, क्योंकि यहां जो मैंने लिखा था उसका सिस्टम मिक्स हो गया है, ठीक है, क्योंकि दिक्कत कर जाएगा नहीं, तो इसको आप सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ गया है, ये जानिए कितना बढ़ गया है, ये जानिए। 1 मिनट, चलिए देखिए, मैंने कहा इसको मैं सही कर देता हूं, एक अलग पेज ले लेता हूं, तब साफ साफ लिख दिया जाएगा। एक अलग पेज पे लिखता हूं, तब आप साफ साफ जानिए। लिखेंगे यहां सूक्ष्म मध्यम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम निवेश, मध्यम निवेश सीमा। लिखेंगे 2025 से पूर्व, इधर लिख लेंगे 2025 के बाद, ठीक है। 2025, इसको मैं यस से लिख दे रहा हूं, ठीक, किसको, सूक्ष्म लघु एवं मीडियम, ठीक है, ऐसे लिखे, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम। देखिएगा, इसमें 2025 के पूर्व क्या था, 1 करोड़ निवेश एवं 10 करोड़ टर्नओवर, मतलब कमाई। फिर हुआ ये लघु में 2.5 करोड़ निवेश एवं, ये इसको 5 करिए, देखिए इधर, हाँ, 1 करोड़ सूक्ष्म में था, 1 करोड़ निवेश और 5 करोड़ का टर्नओवर। लघु में था 2.5 करोड़ का निवेश और 10 करोड़ टर्नओवर, क्लियर। और फिर 2.5 करोड़ के बाद ये बढ़कर हो गया कितना, 50, 2.5 करोड़ के बाद 50 करोड़, 50 करोड़ का निवेश एवं कितना, 125 करोड़ का टर्नओवर, 125 करोड़ का टर्नओवर। तो ये था
2025 से पूर्व 2025 में इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि आपको लगेगा ही नहीं कि यह सूक्ष्म उद्योग है। क्या यह सूक्ष्म उद्योग है? देख लीजिए, अलग कलर से इसको लिख देता हूं। ये कितना कर दिया गया है? देखिए, ये बार बार मिस्टेक हो जा रही थी इसमें, एक बार फिर उसको फिर से समझ लीजिए। मैंने एक बार लिख दिया इसको साफ साफ। सूक्ष्म उद्योग का जो निवेश की सीमा है 2025 से पहले की थी 1 करोड़ निवेश और 5 करोड़ टर्नओवर। 2025 के बाद इसको बढ़ाकर, क्योंकि मिक्स हो जा रहा था और कोई दिक्कत नहीं थी, इधर का उधर 2.5 करोड़ निवेश की सीमा हो गई और 10 करोड़ का टर्नओवर हो गया है 2025 के बाद अगर बात करें तो। यही बात 2025 के पहले क्या था? लघु उद्योग 10 करोड़ का निवेश, 50 करोड़ का टर्नओवर। और 2025 के बाद की अगर बात करें तो 25 करोड़ का निवेश होना चाहिए और 100 करोड़ का टर्नओवर सीमा रखी गई। किसकी? लघु उद्योग की। इसके बाद मीडियम की अगर बात करते हैं तो 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ का टर्नओवर था। क्या सीमा? 2025 के पहले। और 2025 में इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 125 करोड़ का निवेश और 500 करोड़ का टर्नओवर। ठीक है, तो ये सीमा नई हो गई है, इसको याद कर लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को मिलाना है 1959, 55 और 48 से। तो मैं आपको बताऊं, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को मिला लीजिए 1948 से। 1948 इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस से किसको मिला लीजिए? 1948 से मिला लीजिए। और फिर यदि बात की जाए किसकी? तेल और प्राकृतिक गैस, तेल और प्राकृतिक गैस, इसमें डी है, ये नहीं है, डी का आप मतलब ही मत समझिएगा, ठीक है। बी को 2 में मिला लीजिए, यानी तेल और प्राकृतिक गैस को 1955 से मिला लीजिएगा। और सी यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड को 1 से मिला लीजिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड को किससे मिला लीजिए? 1 से। हो गया, यानी पहला ऑप्शन आपका सही होगा, पहला। आगे कह रहा है भारत में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। किसका? चावल का उत्पादन। तेज से चलेंगे। कह रहा है कि भारतीय कृषि में सिंचाई सुविधाओं का 100% सदुपयोग नहीं हो पाता है, इसके कौन से कारण हैं? इसके कौन से कारण हैं? सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूर्ण नहीं हो पाती, जल के वितरण हेतु नलिकाओं का निर्माण, भूमि का समतलीकरण पूर्ण नहीं होता, कृषक सिंचाई सुविधाओं के सदुपयोग के प्रति जागरूक नहीं है, ये भी सही है, अधिकांशतः आवश्यकता के समय जल का उपलब्ध नहीं होना, सभी सही है। डी क्या है? सभी सही है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाना है, जल्दी से देखिएगा, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसी को क्या कहते हैं? IFCI कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप जान पाए। फिर कह रहा है कि भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड, इसको ICICI कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ICI। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को IIDB, इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। DB है ये। भारत यूनिट ट्रस्ट, UTI कहते हैं।
अब आप इसकी स्थापना को मिलाइए, इसकी स्थापना को IFCI कब आया है? 1948 में आया है। कब आया है? 1948। ए में देखिए 4 कोई है, हाँ पहला ही, ए में 4 यानी पहला मिल गया, अब अपने आप मिल जाएगा। बी में 3, बी में 3 भारतीय औद्योगिक साख निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? ठीक है, तो 1955 में हुई है, 1955 में हुई है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई है? 1964 में, 1964 में। और UTI की बात करें तो 1963 में। कब? 1963। अभी आपका सही हो गया, देख लीजिएगा मिला के, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया पहला, हालांकि एक ही के मिलाने से मिल गया ये। इस तरह के ऑप्शन कभी कभी प्रश्न बड़े आसान हो जाते हैं। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में भारतीय उद्योगों का पतन इस कारण हुआ, आर्थिक निर्माण के लिए मशीनों की कमी, महंगा श्रम, कंपनी के संरक्षण में सस्ते कच्चे माल का निर्यात, ब्रिटेन के मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुओं का आयात। सबसे ज्यादा नुकसान इसी, ब्रिटेन में निर्मित जब मशीनों से वस्तुएं आती थी वह सस्ती होती थी, भारतीय उद्योग जो उसके सामने टिक नहीं पाए और धीरे धीरे उनका पतन हो गया। ठीक है ना जी। हाँ, आगे कह रहा है कि 2014-15 में बजट में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आवंटित किया गया था 1000 करोड़ रुपया। कितना? 1000 करोड़ रुपया। हालांकि ये क्वेश्चन पुराना हो गया है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में भूमि सुधार का अस्त्र नहीं है? भारत में भूमि सुधार का अस्त्र नहीं है। बिचौलियों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, जोतों की उत्तम सीमा या कृषि आगत। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो बिचौलियों का उन्मूलन ये भी सही है, काश्तकारी सुधार ये भी सही है, भूमि जोतों की उत्तम सीमा भी सही, कृषि आगत ये बात सही नहीं है। ठीक है ना जी। हाँ, जोतों का पुनर्गठन आदि इसमें लिया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम सबसे अधिक लाभ अर्जित कर रहा है? भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारतीय तेल निगम लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय गैस प्राधिकरण। भारतीय क्या है? गैस प्राधिकरण। तो कह रहा है कौन सा सबसे अधिक लाभ अर्जित कर रहा है? तो भारतीय तेल निगम, भारतीय तेल निगम। आगे, भारत में सबसे महत्वपूर्ण गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है वायु, गैस, उष्णता, ज्वार भाटा, नहीं सौर ऊर्जा। कौन सा? सौर ऊर्जा। आगे कह रहा है कि भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग देखते ही आप मार दिए होंगे, कौन सा? सूती वस्त्र। 1818 में पहली कंपनी लगी थी। कब? 1818 में। आगे कह रहा है कि भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्योंकि यहां उत्पादन की पिछड़ी तकनीक एवं उच्च तकनीक दोनों का सह अस्तित्व है। ठीक है, भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, यहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही है। यह देश लोहा इस्पात दोनों का निर्यात करता है, यह देश लोहा तथा इस्पात दोनों का निर्यात करता है। ध्यान से देखिए, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो दोहरी अर्थव्यवस्था अगर मिश्रित पूछता तो ये सही होता। दोहरी अर्थव्यवस्था पूछा है, यानी यहां पिछड़ी और अगड़ी दोनों तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न मिश्रित के लिए सही होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो ये सही होता। दोहरी अर्थव्यवस्था वो सही हो रहा। कह रहा भारत में बृहद पैमाने पर मशीनीकरण संभव नहीं है क्योंकि यहां जोतों का आकार क्या है? छोटा छोटा है। जोतों का आकार छोटा छोटा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, अभी मैंने बताया, देख लीजिएगा कौन सा है? निजी और सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व, एक साथ पाया जाना। यहां निजी भी उद्योग हैं और क्या सरकारी भी उद्योग हैं। ठीक है, आवश्यकता के लिए सरकार उद्योग स्थापित कर रही है और मांग के लिए निजी क्षेत्र। आगे है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी। विनिवेश आयोग जल्दी बताइएगा,
एकदम नया क्वेश्चन, ठीक है। विनिवेश आयोग की स्थापना की बात करें तो अगस्त 1996 में विनिवेश उद्योग की स्थापना। आगे कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है रहा है? जोतों की अधिकतम सीमा, जोतों की चकबंदी, कृषि जोत कर, जमींदारी उन्मूलन। कौन सा भारत भूमि कार्यक्रम सुधार का हिस्सा नहीं रहा है? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। और आपको पढ़े होंगे तो कृषि जोत कर इसका हिस्सा नहीं है, कृषि जोत कर इसका नहीं है। इसके अतिरिक्त सहकारी फर्मों का गठन है, सहकारी फर्मों का गठन, ये अगर रहेगा ऑप्शन में तो ये होगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें हैं। कह रहा है कि भूमि सुधार से संबंधित निम्न उपायों में से एक कार्यान्वयन में सबसे अधिक कमी पाई जाती है। जोत की सीमाबंदी, जमींदारी व्यवस्था का अंत, जोतों का चकबंदी, भूस्वामी का अधिकार। 43 प्रश्न का आंसर दीजिए, तो जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा सबसे अधिक कमी कहां पाई गई? जोत की सीमाबंदी, जोत की सीमाबंदी। इसका कारण यही था कि ये जब नियम लाया गया था तो ये कहा गया कि इससे अधिक जो भूमि है वह सरकार के खाते में चली जाएगी, इसीलिए इसके संबंध में कार्य बहुत कम हुए। कह रहा भारत में कुल रोजगार में कृषि क्षेत्र का लगभग अंश है, ठीक है। तो ये आंकड़े ये पुराने हैं, इस समय की बात करेंगे तो 46%, 46.1%, ठीक है। हाँ, वैसे आप सर्च करेंगे तो कहीं 55 देगा, कहीं 65। आर्थिक समीक्षा को देखेंगे तो ये बात समझ में आएगी। 14% योगदान करता है आय में, जीडीपी में 14% योगदान है, और कुल कितना, इतने प्रतिशत लोगों को रोजगार दे रही है। भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। इसका मुख्य कारण सस्ता श्रम, बाजार की उपलब्धता, सस्ती ऊर्जा नहीं, गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज यानी मिठास की मात्रा दक्षिण की तरफ ज्यादा हो रही है, महाराष्ट्र की तरफ, उत्तर प्रदेश से। इसीलिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी मिल भी है, सबसे ज्यादा चीनी मिल कहाँ है? महाराष्ट्र में। कह रहा है जन्म दर एवं मृत्यु दर की गणना सामान्यतः की जाती है कितने पर? 1000 व्यक्तियों पर। जन्म दर और मृत्यु दर की गणना कितना? 1000 व्यक्तियों पर की जाती है। आगे कह रहा भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसका आधार वर्ष इस समय है, आधार वर्ष, ठीक है, 2012। 10 से कितना हो गया? 12 कर दिया गया है। आगे है कि पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय श्रम आयोग 1900, देखिए ये 49वां प्रश्न है, कब? 1966 में पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 1966। अगर तारीख पूछे 24 दिसंबर 1966, देख लीजिएगा। ये सब मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन हैं जो नहीं पढ़े जाते हैं, ठीक। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना की घोषणा पहली बार कब की गई थी? 1948 में, पहली औद्योगिक नीति के समय, ठीक है। कीन्स की देन है ये, कीन्स, जॉन मिनार्ड कीन्स। भारत में वस्तुओं के आयात का मुख्य साधन है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, अंतर्देशीय जल, वायु। नहीं, सड़क मार्ग से सबसे ज्यादा वस्तुओं को ले जाते हैं और ले आते हैं। आगे है उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि से संबंधित उपाय नहीं है। भूमि का सामाजिकरण, वृद्धा पेंशन, मजदूरी नीति में सुधार, प्रतिगामी कर। तो भूमि का सामाजिकरण उपभोग प्रवृत्ति के लिए वृद्धि से संबंधित नहीं है, बाकी सभी के कारण उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होगी क्योंकि सभी से आय बढ़ेगी। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आगे नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है, अभी मैंने बताया 2012। इसको और आगे बढ़ाने की बात है, इसके पहले 2010 था, ठीक है, 2 साल से 2012 लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन ये गलत है। भारत किस वस्तु का आयात नहीं करता है? तो भारत कपास का आयात नहीं करता, बाकी सभी चीजों का आयात करता है।
भारत का मुख्य खाद्यान्न क्या है? तो चावल है। मुख्य खाद्यान्न क्या है? चावल। आगे है, आगे अब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा 56 के 56 क्वेश्चन जो लघु सूक्ष्म एवं मीडियम उद्योग की वर्तमान सीमा है उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन उसमें ज़्यादा हो जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिएगा, मैंने उसको व्यवस्थित कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सुनने के लिए।